स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर जो हमने लास्ट एक्ट स्टार्ट किया था वो था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स। आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था प्रोमिसरी नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने डिफरेंस पढ़ा था, उसको यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म में एक बार दोबारा समझेंगे, फिर हम बिल ऑफ चेक में भी डिफरेंस को समझेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, जो हमने प्रोमिसरी नोट्स पढ़ा था, उसके अंदर हमने इनके फीचर्स पढ़े थे, कुछ सिमिलरिटी थी इनके अंदर, हमने उन चीज़ों को देखा था। अब हमें समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखें, हमने लिखा है बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर हमने प्रोमिसरी नोट्स लिखा है, फिर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है। शुरुआत करते हैं, बेसिस रखते हैं हम क्या, पोजीशन की यदि हम बात करें तो प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है आपका, इट इज़ रिटन इन ए पोजीशन ऑफ डेटर्स, ये डेटर्स की पोजीशन में लिखा जाता है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इट इज़ ए रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर। सपोज़ मान लीजिए मैं यदि किसी से पैसा प्रोमिसरी नोट्स की फॉर्म में मैं ले रहा हूँ, सपोज मान लीजिए मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ, तो मैं एज ए डेटर्स उससे पैसा ले रहा हूँ, मुझे तो एज ए प्रोमिसरी नोट्स मैं एज ए डेटर्स हूँ। और यदि मैं उससे बिल ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में पैसा ले रहा हूँ तो मैं एज ए क्रेडिटर, मैं उसके लिए क्रेडिटर हूँ, उस फॉर्म में मैं पैसा ले रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देखें, जब हमने पोजीशन की बात की तो यहाँ पे जो पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी इस पोजीशन के हिसाब से, जब डेटर्स की पोजीशन के हिसाब से देखें तो प्रोमिसरी नोट्स के केस में मेकर और पे की पोजीशंस होगी पार्टी की फॉर्म में, और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 पार्टी रहेंगी, आपका ड्रोअर रहेगा, ड्रॉई रहेगा और पेई रहेगा। यहाँ पे ड्रोअर का मतलब ये हुआ कि जो राइटर है जिसने बिल को लिखा है, और ड्रॉई वो रहेगा जिसने बिल की एक्सेप्टेंस दी है, इसको हम एक्सेप्टर्स भी बोलते हैं। और पेई की यदि हम बात करें तो पेई वो पर्सन रहता है जो बिल का पेमेंट करता है। तो यहाँ पे हमने पार्टी को भी समझा। अब हम बात करेंगे प्रोमिस और ऑर्डर। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि प्रोमिसरी नोट्स जो रहता है, जैसे कि नेम से क्लियर है, तो किसकी बात करता है, वो अनकंडीशनल पेमेंट टू पे की बात करता है। जबकि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अनकंडीशनल ऑर्डर की बात करता है, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस की बात करता है प्रोमिसरी नोट्स, और अनकंडीशनल ऑर्डर की बात कौन करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज करता है। फिर हम समझते हैं एक्सेप्टेंस की यदि हम बात करें तो जैसे हमने पोजीशन की बात की थी, एज ए डेटर्स ड्यू टू एक्सेप्टेंस इज ए गिवन बाय द मेकर, नो एक्सेप्टेंस इज़ रिक्वायर। यहाँ पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में तो क्या रहता है, आपको याद हो कि सपोज़ मान लीजिए मैं हूँ क्रेडिटर, तो मैं किसी पर्सन का क्रेडिटर हूँ, तो मैं उसको बिल लिखूँगा, वो बिल को एक्सेप्टेंस देगा, तो मुझे बिल्स उससे जो रिसीव होगा, मेरा बिल्स रिसीवेबल होगा। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। किसके केस में बोलो, आपके बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में असेंशियल है एक्सेप्टेंस, जबकि प्रोमिसरी नोट्स के केस में वो असेंशियल नहीं है। ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे सेम पार्टी की यदि हम बात करें कि यहाँ पर मेई और पे की, जो आपका मेकर जो रहता है और जो पेई रहता है, मेकर का मतलब ये हुआ कि जिसने लिखा है, और पेई का मतलब है पेमेंट करने वाला पर्सन सेम हो सकता है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ये पर्सन क्या होते हैं, ड्रॉई जो होते हैं, बट इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज द ड्रॉअर एंड पेई मे बी सेम। तो यहाँ पे ड्रॉअर और पेई क्या होते हैं, सेम हो सकते हैं। यहाँ पे मेकर और पेई क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सेम पार्टी को भी हमने समझा। फिर हमें समझना है कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कंडीशनल की हमने बात की थी, यहाँ पे प्रोमिस नोट के केस में हम अनकंडीशनल प्रॉमिस की बात करते हैं, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में हम किसकी बात करते हैं, बोलो, अनकंडीशनल ऑर्डर की हम बात करते हैं। इस चीज़ को हमने पहले भी समझा था। इसको कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में यदि हम समझें तो ए प्रोमिसरी नोट्स कैन नोट बी मेड कंडीशनल। ठीक है ना, कि आपका हम अनकंडीशनल है, इसको कंडीशनल नहीं बना सकते। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नोट बी ड्रॉन कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस इट मे बी ऑफ कंडीशनल, कि यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज जब हम लिखते हैं तो वो तो कंडीशनल नहीं हो सकता, लेकिन आप जब एक्सेप्टेंस देते हैं तो वहाँ पे कुछ कंडीशन हो सकती हैं। फिर बात करें हम नेचर ऑफ लाइबिलिटी की बात करें। द लाइबिलिटी ऑफ प्रोनेट मेकर इज़ ए बेसिक। यहाँ पे आपकी जो लाइबिलिटी रहती है वो मेकर की रहती है, जबकि लाइबिलिटी ऑफ मेकर जो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होती है, सेकेंडरी होती है। इसको हमने पहले भी समझा था। सेकेंडरी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो लाइबिलिटी मेकर की नहीं होगी, जबकि प्रोमिसरी नोट के केस में क्या, फर्स्ट लाइबिलिटी मेकर की होगी। फिर हम बात करें पेबल टू बियरर का मतलब ये हुआ कि जैसे आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें, एक्सेप्ट RBI and central government, no person can make the promissory notes payable to bearer पेबल ऑन डिमांड। तो यहाँ पे आप ये देखें, RBI और सेंट्रल बैंक ही इसको यूज़ में ले सकते हैं। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है कैन बी ड्रॉन पेबल टू बियरर आफ्टर डेट, इट कैन नॉट बी पेबल ऑन डिमांड। जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है वो पेबल ऑन डिमांड नहीं होता है, ये पेबल टू बियरर होता है आफ्टर डेट। जो भी उसकी डेट है उसके बाद उसका पेमेंट किया जाता है। पोजीशन ऑफ मेकर की हमने बात की थी यहाँ पे, कि यहाँ पे मेकर और पेई क्या होते हैं, सेम
सेम होते हैं, जबकि ड्रॉअर के केस में जो आपका ड्रॉअर और पे जो होते हैं, जैसे हम बात करें ड्रॉअर ऑफ द एक्सेप्टेड बिल स्टैंड इन ए क्लोज रिलेशन विद द एक्सेप्टर नोट द पे। फिर डिसऑनर्ड की हम बात करें, डिसऑनर्ड जैसा कि नेम से क्लियर है कि यदि पेमेंट नहीं हो पाता, बिल्स का पेमेंट नहीं हो पाता ड्यू डेट पे, द मेकर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन ए नोटिस ऑफ डिसऑनर्ड, कि यहाँ पे डिसऑनर्ड का नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में इट इज़ कंपलसरी टू गिव द नोटिस, कि ये नोटिस देना कंपलसरी है डिसऑनर्ड का। प्रोटेस्ट फॉर डिसऑनर्ड की यदि हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नोटिंग चार्जेस वगैरह जो होते हैं, द प्रोमोटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोटेस्ट फॉर द डिसऑनर्ड, जबकि आपके प्रोमिसरी नोट के केस में जो प्रोटेस्ट फॉर डिसऑनर्ड नहीं होता, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में प्रोटेस्ट आपका जो रहता है अकॉर्डिंग टू देयर लॉ होता है। फिर हम बात करेंगे लेक्चर के सेकंड पार्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की। जैसे हम देखें कि जब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की थी तो वहाँ हमने पार्टी इन्वॉल्व की बात की थी। तो जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है वो यूजुअली किसी ना किसी पार्टी पर ड्रॉन किया जाता है। द बिल ऑफ एक्सचेंज इज यूजुअली ड्रॉन ऑन सम पर्सन और ए फर्म, जबकि चेक क्या रहता है वो हमेशा बैंक पर ही ड्रॉन किया जाता है। आपने देखा होगा कि बैंक इशू करने वाला होता है, जो इशूअर उसका पेमेंट करने वाला बैंक होता है, तो वहाँ पे बैंक चेक के केस में ड्रॉन ऑन बैंक आता है, ड्रॉन ऑन पर्सन नहीं आता। फिर हम देखें बिल ऑफ एक्सचेंज की हम बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज देने से पहले उसकी एक्सेप्टेंस होनी ज़रूरी है, जबकि चेक के केस में एज सच कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत हमें रिक्वायर नहीं होती। ए चेक डज नॉट रिक्वायर एनी सच एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस जैसे हमने मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर बिल इशू किया तो वहाँ पे जो पर्सन एक्सेप्टर है वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा, जबकि चेक के केस में एज सच कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर है ए चेक कैन ओनली बी ड्रॉन पेबल ऑन ए डिमांड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक तो रहता है आपका ऑन डिमांड, ऑन ऑर्डर, ऑन डिमांड की यदि हम बात करें तो जो आपका चेक का पेमेंट कब होता है, जब उसको प्रेजेंट किया जाता है। ए बिल में ऑल्सो ड्रॉन पेबल ऑन डिमांड ऑन एक्सपायरी ऑफ ए सर्टेन पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ साइन, जबकि जो आपका बिल है उसका पेमेंट उस डेट के बाद होता है, जबकि चेक का पेमेंट उस डेट से क्या होता है, पहले होता है। जैसा कि आप देखें चेक यदि हम लेते हैं तो चेक के ऊपर लिखा रहता है वैलिड फॉर 90 डेज़, तो जो डेट ऑफ चेक है उस डेट के 90 डेज़ तक उसका जो पेमेंट ले सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या रहता है कि जो उस पर डेट लिखी हुई है उसके बाद ही आप उसका पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ग्रेस ऑफ डेज़ की। हम बात करें तो इन द केस ऑफ बिल 3 डेज़ मिलते हैं, ग्रेस ऑफ 3 डेज़ इज़ अलाउड है इन द केस ऑफ बिल, जबकि आपके चेक के केस में एज सच कोई ग्रेस पीरियड है वो अलाउड नहीं है, इसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता इन द केस ऑफ चेक। नो ग्रेस इज़ गिवन इन द केस ऑफ चेक। फिर हम देखें द ड्रावर ऑफ द बिल डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी इफ़ इट इज़ ए नोट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, यदि ड्रॉअर ऑफ द बिल जो है वो प्रेजेंट नहीं करता बिल को तो उसका पेमेंट नहीं हो पाता, तो ड्रॉअर जो होता है उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। जबकि हम चेक की बात करें ओनली इफ़ सफ़र एनी डैमेज बाय डिले इन ए प्रेजेंटिंग द चेक ऑफ पेमेंट, कि चेक के डिले में यदि पेमेंट होता है, जब सपोज मान लीजिए मुझे कोई चेक मिला उसका पेमेंट डिले होता है तो वहाँ पे हम ये देखें वो 90 डेज़ के अंदर उसका पेमेंट कर सकता है। फिर हम बात करेंगे नोटिस ऑफ डिसऑनर्ड, जैसा कि नेम से क्लियर है जब चेक डिसऑनर्ड होता है, चेक का पेमेंट नहीं होता है तो वहाँ पे नोटिस ऑफ डिसऑनर्ड जो रहता है चेक का अकाउंट में बैलेंस नहीं होने के कारण उसका पेमेंट के लिए मना कर दिया जाता है। तो नोटिस ऑफ डिसऑनर्ड ऑफ बिल इज़ ए नेसेसरी है बट नो सच नोटिस इज नेसेसरी इन द केस ऑफ चेक। फिर हम बात करें ए चेक में बी क्रॉस बट नोट नीडेड इन द केस ऑफ बिल, कि हम चेक को तो क्रॉस करते हैं जबकि बिल में इस तरीके से क्रॉस नहीं करते। आपने देखा होगा चेक यदि हम किसी को देते हैं, यदि हम उसको अकाउंट पे ही करना चाहते हैं तो हम कॉर्नर में 2 लाइन खींच देते हैं, और यदि हम स्पेसिफाइड किसी बैंक अकाउंट में उसको लगाना चाहते हैं तो हम उस बैंक अकाउंट का नाम भी लिख देते हैं। तो चेक में ऐसी सुविधा रहती है, कॉर्नर से क्रॉस कर देते हैं हम उसको, तो उसको क्रॉसिंग ऑफ चेक बोलते हैं, और जबकि बिल के केस में ऐसी स्थिति नहीं रहती है। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प वाइल चेक डज नॉट रिक्वायर एनी स्टैम्प। आपको पता ही है कि जब बिल इशू किए जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर स्टैम्प लगाई जाती है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर प्रॉपरली स्टैम्प होती है, यदि बिल स्टैम्प नहीं है तो उसकी अप्रूवल नहीं होती। जब भी हम देखें चेक के केस में इस तरीके का जो स्टैम्प वगैरह है वो रिक्वायर नहीं होता। तो हमें इतना समझ में आता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है और वो चेक है, चेक
चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज जो टाइम के साथ साथ जो चेंज हुए हैं उनको यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों ही मीडियम हैं किसके अंदर हम एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उनको यूज़ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था उसी चीज़ को कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे पूरा करते हैं, जिसके अंदर हमने जो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में जो डिफरेंस है उसको हमने समझा। पेपर में आप इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो और आप चाहो तो इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को पूरा करते हैं। थैंक्स।